जीनल स्मार्ट न्यूज में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रोफेसर अरविंद मिश्रा जी, जो कि सिविल कोर्ट में इस समय कार्यरत हैं। आगरा कॉलेज आगरा के विधि विभाग के विभागाध्यक्ष रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विधि संकाय के संकाय अध्यक्ष रहे हैं। भारत सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल रहे हैं। माननीय राज्यपाल उत्तर प्रदेश शासन के विधि के विशेष कार्य अधिकारी रहे हैं। आइए आज हम उनसे उनकी सफलताओं के बारे में बात करेंगे, और उससे पहले हम जीनियल स्मार्ट न्यूज परिवार की ओर से उनका माला पहना के स्वागत करेंगे, और उसके बाद उनके एक जीवन की जो यात्रा है और जो उन्होंने अचीवमेंट किए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जीनियल स्मार्ट न्यूज में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आभारी हूँ आपका। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, आपने अपने कैरियर की शुरुआत किस तरह से की? सबसे पहले तो मैं जीनियल टीवी का आभारी व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने आज ये अवसर मुझे दिया और मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपके चैनल पर कुछ बात कर सकूं। जहां तक मेरे करियर की शुरुआत है, तो मेरे पिताजी भी यहाँ क्रिमिनल लॉयर रहे थे, यद्यपि वो राजनीति में ज्यादा सक्रिय रहे, और डीजीसी आगरा का भी उन्होंने पदभार काफी समय तक निभाया। और शायद उन्हीं की प्रेरणा थी कि मैंने लॉ ज्वाइन की, और लॉ ज्वाइन करने के बाद स्वाभाविक है, ये एकमात्र चॉइस है कि आप प्रैक्टिस में आए। साथ ही मुझे ऐसा अवसर मिले कि एलएलएम करने के उपरांत मुझे आगरा कॉलेज में विधि प्राध्यापक के रूप में सेवारत होने का मौका मिला, और 1979 से लेके 2014 तक मैं आगरा कॉलेज में शिक्षक के रूप में कार्यरत रहा। प्रैक्टिस में जब आए तो धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरुआत की तो समय हमेशा स्ट्रगल वाले, संघर्ष वाले रहते हैं किसी भी एडवोकेट के लिए। क्योंकि पिताजी का सच कोई ऑफिस नहीं था, तो मुझे अपने पैरों पर खुद ही होना पड़ा, और वो संघर्ष मैंने भी देखे जो प्रोफेशनली शुरू के लोगों को होते हैं या जूनियर अधिवक्ताओं के सामने होते हैं। लेकिन धीरे धीरे लगे रहे तो सफलता मिलती गई, एक के बाद एक लोग जुड़ते गए। क्योंकि थोड़ा सा सामाजिक पृष्ठभूमि थी, तो इसलिए समाज के लोग भी काफी जानते थे, वो लोग भी जुड़ते रहे। तो इस तरीके से वकालत के क्षेत्र में एक सफल करियर के रूप में मैं अपने को स्थापित मानता हूँ। आपने अपने जीवन में इतने अचीवमेंट्स हासिल किए हैं और आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पे एक जाना पहचाना नाम है। इन सभी सफलताओं के लिए आप किसको श्रेय देना चाहेंगे अपने जीवन में? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने परिवार को, अपनी पत्नी को देना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी कार्य आदमी बिना घर की सपोर्ट के पूरा नहीं कर पाता, और अगर घर से ही उसमें खींचातानी हो जाए तो स्वाभाविक है उसका सफल होना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। उसके बाद मेरे साथी हैं, साथियों के साथ ही एक काम करने की और नई चीजों को जानने की जो जिज्ञासा रही, उसमें उसको मैं मुख्य तौर पर मानता हूँ। ईश्वर का आशीर्वाद भी कहूँगा, वो भी मुझे मिला हमेशा, क्योंकि मुझे कभी कोई परेशानियां या ऐसी दिक्कतें प्रोफेशन में भी नहीं आई जो सामान्य देवताओं के को देखनी पड़ती हैं। आपने अपने जीवन में इतने सारे अचीवमेंट्स हासिल किए हैं और इतनी सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, तो कुछ ऐसी पल हमें बताइए जिससे कि हमें भी ये पता चले कि आपने उन पलों को किस तरीके से महसूस किया है। देखिए, सफलता तो आदमी जब प्रयास करता है तो वो प्रयास करता है, और सफलता तो उसका फल है। सफलता को दिमाग में रख के या उद्देश्य से कोई प्रयास किया जाना तो आवश्यक नहीं है। तो सफलता तो हम एक राह पे चल पड़े, अब वकालत में आए, वकालत में चल पड़े। कोई मुकदमा जीतते थे तो बहुत अच्छा लगता था, किसी में हार जाते थे तो अपने मन को तसल्ली देनी पड़ती थी कि अगली बार देखेंगे। और हर रोज ऐसा होना, यही एक अपने आप में प्रेरणा का स्रोत भी था। मुकदमे जीतना, मुकदमों को चैलेंज के रूप में लेना, उसमें निहित वैदिक जो पॉइंट्स थे उनको चैलेंज के रूप में लेना और उन पर कार्य करना। और
अब जैसे अगर कुछ मुख्य घटनाओं की बात कहें तो सबसे आखिर में ही मैं तो कहूँगा कि मैं तो सामान्य अधिवक्ता था, यहाँ सामान्य टीचर था आगरा कॉलेज में। ठीक है, तो उम्र के साथ, अनुभव के साथ वरिष्ठता अपने आप आती है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के विधिक सलाहकार के रूप में काम कर सकूं। और सबसे बड़ी चीज थी कि ये जुडिशरी की पोस्ट हुआ करती थी, जुडिशियल सर्विसेज से एडीजे रैंक के लोग अधिकतर यहाँ सिलेक्शन होते थे, लेकिन पहली बार विश्वविद्यालय स्तर या महाविद्यालय के स्तर से या जिला स्तर से किसी अधिवक्ता को ये नियुक्ति दी गई। और मुझे ये गर्व है कि 5 वर्ष तक पूरे में रहा और मैंने उन दायित्वों को जो मेरे लिए बिल्कुल नए थे सफलतापूर्वक उनका वहन किया। आपने एक अपने जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि और हासिल की है कि आपने पूरी दुनिया का भ्रमण किया है। तो थोड़ा-सा हमें उस बारे में बताएँ कि आपको बाहर घूम के और बाहर गए, उसका थोड़ा-सा अपना यात्रा का अनुभव थोड़ा शेयर करें? देखिए, बाहर जाने का तो सिलसिला शुरू हुआ रिटायरमेंट के बाद, और एक ये भी परिस्थिति थी कि दोनों मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, दोनों ही अपने अपने व्यवसाय में बहुत अच्छी तरह स्थापित हो गए और मुझ पे किसी तरीके का भार बच्चों की तरफ से या दायित्व नहीं रहा, बल्कि उनसे मुझे मदद ही मिलती रही जब भी मुझे आवश्यकता हुई। और ऐसा के साथ साथ मेरी पत्नी को भी थोड़ा शौक था, तो वो भी मुझे मोटिवेट करती रही बाहर जाने के लिए। और हमने बहुत से कंट्रीज की, काफ़ी, मैं समझता हूँ 60-70% कंट्रीज में हम लोग जा चुके हैं। और अच्छा लगता है, बहुत सी चीज़ें जो सामान्य हैं, जैसे सफाई है, किसी हद तक ईमानदारी है। अब क्यों है, ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कोई जनता है, संख्या है, जनसंख्या है, ये सारे प्रश्न बहुत बृहद हैं, लेकिन वहां अच्छा लगता है। सामान्य सी बात है कि अगर वहां आपको एक टॉयलेट यूज करना है तो जंगल में भी अगर होगा तो बिल्कुल साफ सुथरा मिलेगा, वहां कोई आदमी आपको नहीं दिख रहा होगा। लेकिन अगर कोई परेशानी आपके सामने आ गई तो एक बटन वगैरह वहां होगा, वहां दबाते ही 2 मिनट के अंदर आदमी आ जाता है। कैसे करते हैं वो लोग, ये तो वही जाने। व्यवस्थित है, ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हैं, अपने दायित्वों को समझते हैं। इन छोटी छोटी चीजों से एक अच्छी भावना, फीलिंग वहां आती है जो हम लोगों को यहाँ नहीं आती। अब जैसे ट्रैफिक है, ट्रैफिक के लिए देखिए हर आदमी परेशान है, लेकिन सुधरना भी नहीं चाहता, सुधारना भी नहीं चाहता। ऐसा वहां नहीं है, सिस्टम से है। सबसे बड़ी चीज है, देखिए हमारे यहाँ फुटपाथ खत्म हो गए प्रैक्टिकली। आज हम यहाँ से चाहे राजामंडी पैदल पैदल चले जाएं तो हमें 4 बार सोचना पड़ेगा कि कोई पीछे से ना मार दे, कोई मोटरसाइकिल ना आ जाए, कोई रिक्शा ना आ जाए, कोई गाड़ी वाला ना आ जाए। ऐसा वहां नहीं है। वहां अधिकतर लोगों के लिए फुटपाथ अलग बने हुए हैं। अब वियतनाम जैसे छोटे सिटी में, छोटे कंट्री में, 2 व्हीलर्स के लिए अलग लेन है, बिल्कुल उस पर वही चलेंगे, कार वाला नहीं चलेगा, वो उधर नहीं जाएंगे, और उसका पालन करते हैं वो लोग। इसी तरीके से अधिकांश जगह ये है कि अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं पैदल और कोई गाड़ी वगैरह आ जाती है तो सारा ट्रैफिक आपके लिए रुक जाएगा। ये नहीं होगा कि साहब वो आपको धक्का देते हुए या गाली देते हुए या कुछ और कहते हुए निकल जाए। तो ये अंतर बहुत छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण। आप बार काउंसिल के चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप अधिवक्ताओं के हितों के लिए किन चीज़ों को ध्यान में रखकर इस चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं? देखिए, अधिवक्ताओं के हित की जहां तक प्रश्न है, ये पूरे अधिवक्ताओं के जीवन से संबंधित है। और मुझे जो एहसास हुआ खास तौर से, वो ये हुआ कि बार काउंसिल यद्यपि अधिवक्ताओं की मात्र संस्था है, लेकिन अधिकांश सदस्य चुनने के बाद आम वकील से अलग हो जाते हैं।
वहाँ का कल्चर, वहाँ की संस्कृति, कार्यशैली कुछ ऐसी हो चुकी है कि यदि आप किसी सदस्य को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं तो आपके काम बहुत आसानी से हो जाएंगे, और यदि नहीं जानते हैं तो कोई व्यवस्था इस तरीके की नहीं है कि इतने दिनों में आपका काम हो जाए। कुछ बहुत से अहम मुद्दे हैं जिनको लेके हम देखते हैं कि बार काउंसिल्स इतना रिसोर्सेज के बावजूद उन मुद्दों पे बात नहीं करती। कोई सामूहिक डिस्कशन नहीं है, कोई दिशा निर्देश नहीं है। स्ट्राइक का मुद्दा है, सालों से ये चला आ रहा है कि भाई स्ट्राइक कोर्ट्स के अनुसार इलीगल है, तो हमें किसी विकल्प की खोज करनी चाहिए। स्ट्राइक बेसिकली प्रोटेस्ट का एक माध्यम है, तो भाई हम न्यायालय को का में अवरोध न करें, लेकिन और कोई तरीका अगर ऐसा हो सकता है उस पर विचार करें कम से कम, और एक सामूहिक डिबेट राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए, क्योंकि ये अधिवक्ताओं की समस्या हर जगह है। इसी तरीके से अधिवक्ताओं की सर्विस कंडीशंस आप देख लीजिए, शायद अधिवक्ताओं जैसा रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, और जिस तरीके से जिला स्तर पे विशेष रूप से अधिवक्ताओं का प्रोफेशन का स्टार्ट होता है, शुरुआत होती है, उसमें इतना अंतर है जितना शायद कहीं नहीं होगा। आज जब नया अधिवक्ता आता है, न उसको बैठने की जगह है, न उसको किसी तरीके का आर्थिक सहायता का एश्योरेंस है, वो अपने चला आता है और यहीं जो हाथ पैर फेंक के भाग दौड़ के, अब आप अगर कचहरी में देखेंगे, दीवानी में देखेंगे, तो दीवार के सहारे लोग बैठे हुए हैं, उस पर लिखवा दिया है, पेड़ के नीचे बैठे हैं। अब तो ये स्थिति आ गई है, यहाँ जगह नहीं है कि खुले में भी लोग कुर्सियां डाल के बैठते हैं। तो हर तरीके के मौसम में आप ऐसी व्यवस्थाओं में रहते हैं। एक प्रोफेशन है, उसकी पहचान होनी चाहिए। उसकी पहचान अगर व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करके होगी तो अच्छी पहचान होगी, अच्छी शुरुआत होगी, और किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरी है कि अच्छी शुरुआत होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैं चाहता हूं कि अधिवक्ताओं के लिए जो उनके विशेष मुद्दे हैं, अब हम कहते हैं कि न्यायालय और अधिवक्ता, यानी जुडिशियल ऑफिसर्स और अधिवक्ता, ये न्याय रथ के दो पहिए। अब आप एक पहिए को देखिए, उसे सैलरी मिल रही है, अच्छी सैलरी मिल रही है, मतलब सामान्य वर्ग से कहीं ज्यादा सैलरी मिलती है, और सुविधाएं मिलती हैं, कार भी मिल रही है, चपरासी भी मिल रहा है, ये भी हो रहा है, उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है, उन्हें लैपटॉप दिए जा रहे हैं, उन्हें लाइब्रेरी फैसिलिटीज। उस वहीं आप दूसरे पहिए की तरफ देखें तो उस पे आपको जो रबर चढ़ाते हैं, वो रबर चढ़ाने का भी साधन नहीं है, कहीं टूट गया है, कहीं रबर चढ़ी है, कहीं नहीं चढ़ी है। यानी अधिवक्ताओं को आपने बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया है, किसी तरीके की ट्रेनिंग नहीं। सरकार की स्थिति से तो है ही, हमारे बार काउंसिल्स को भी ये काम करना चाहिए कि वो अधिवक्ताओं की टाइम टू टाइम ट्रेनिंग का मुद्दा लें, उनको अपग्रेड करें, उनको ये सुविधाएं प्रदान करें, और उनको उस लेवल पे लाएं जहां पे कि आज जुडिशियल ऑफिसर्स की स्थिति है। बहुत से जजमेंट्स हैं, कहने को जब बात आती है तो कहा जाता है कि अधिवक्ता न्यायालय का अधिकारी है, लेकिन वो अधिकारी इसीलिए है, बस सिर्फ वहीं तक है कि वो न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की सहायता करे। इसके अलावा उसका कोई अधिकार बाहर निकल के या न्यायालय में नहीं है। अगर वो ये सोचने लगे कि मैं अधिकारी हूं, मैं भी कुछ कर सकता हूं, तो ये उसका भ्रम है, और वो इसी में ही चोट खाता है। तो इन्हीं सब बहुत से मुद्दे हैं। अब जैसे आप देखेंगे कि अब धीरे धीरे हमारे यहाँ महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, छोटी छोटी जगहों में, इवन फैक्ट्री में ये लागू है कि वेलफेयर स्कीम्स होती हैं महिलाओं के लिए। उनके शिशु है अगर, तो शिशु के लिए अलग दूध पिलाने के वगैरह जगह होती है, उनके अपने अलग वॉशरूम्स वगैरह हैं। लेकिन यहाँ दीवानी परिसर में, और यही नहीं अधिकांश जगह, आपको ऐसी कोई सुविधा नजर नहीं आती। वो भी एक महिला अधिवक्ता जो प्रैक्टिस करती है, वो अगर मैटरनिटी लीव की बात करे
और 2-3 महीने 6 महीने वो ना आना चाहे, तो आप सोचिए उसके सामने कितना बड़ा आर्थिक संकट हो जाएगा। आर्थिक संकट वो टेम्परेरी 6 महीने का नहीं, बल्कि 6 महीने में तो उसके अधिकतर क्लाइंट्स चले जाएंगे। तो इन संघर्षों में वो जी रही है और इन संघर्षों में वो प्रोफेशन के लिए लड़ रही है, ये कम बात। इसी तरीके से हम देखें जो दीर्घायु वाले हैं या ज्येष्ठ अधिवक्तागण हैं, जो लोग प्रोफेशनली बहुत सक्सेसफुल हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन अधिकांश संख्या में ऐसे लोग हैं जो अवस्था के साथ, आयु के साथ प्रैक्टिस से इनकम उनकी ना के बराबर है। यदि उनका कोई अन्य सोर्स नहीं है इनकम का, तो किसी तरीके की एश्योरेंस, किसी तरीके की पेंशन, किसी तरीके की गारंटी, कोई और सुविधा अधिवक्ताओं को नहीं। तो ये बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो अधिवक्ताओं के लिए किए जाने हैं, किए जाने चाहिए। और मैं समझता हूँ बार काउंसिल सबसे पहली संस्था है जहाँ इन मुद्दों को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। अधिवक्ता संरक्षण की बात ही हम करते हैं, इतने दिनों से ये सिलसिला चल रहा है, अभी तक अधिनियम नहीं बना। और अधिनियम में भी बहुत से ऐसे प्राविधान हैं जो कि थोड़े से अजीब से लगते हैं, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि एक बार बन जाएगा तो उसमें कुछ सुधार भी होंगे, कुछ बदलाव भी आएंगे, जैसी परिस्थिति होगी, जैसा वो लागू होगा। लेकिन शुरुआत तो हो कहीं से, वो शुरुआत नहीं है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जो कि बार काउंसिल्स को अधिवक्ता हित में उन पे मनन करना चाहिए, अधिवक्ताओं को इन्वॉल्व करना चाहिए, उस तरीके की एक संस्कृति बढ़ानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम इन बातों के लिए अपनी आवाज वहां उठाऊं और लोगों से, अधिकतर लोगों से संपर्क कर इनमें से जो भी हासिल कर सकूं, तो वो मेरे लिए एक अचीवमेंट होगा। आप बार काउंसिल के प्रत्याशी होने के नाते अधिवक्ताओं को, पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है कि निश्चित रूप से अधिवक्ता का व्यवसाय जो है इस वक्त वो बहुत संघर्षशील है, लेकिन संघर्षशील में अपने मूल्यों को, अपने धैर्य को, अपने संयम को वो बना के रखें, उसे मेंटेन करें। और जब तक हम ऊंचे मूल्य स्थापित नहीं करेंगे अपने प्रोफेशन में, तब तक हमारी पूछ नहीं हो सकती, तब तक अधिवक्ताओं का सम्मान नहीं हो सकता। हम आज से 50 साल, 100 साल पहले अधिवक्ताओं की बात करते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि उनके मूल्य क्या थे और आज हमारा स्तर कहीं कभी कभी कहाँ गिर जाता है या कहाँ कहाँ टकराव पैदा होते हैं। तो वो टकराव या जबरदस्ती या धोखाधड़ी या मिसलीडिंग वाली बात न कर हम सही बात करें, पढ़ लिख कर करें, मेहनत करें, संयम बरतें और समय के साथ बहुत सी चीजें ठीक होती। ये निश्चित तौर पे है कि अधिवक्ता में, आप के व्यवसाय में आप चाहें कि 4-5 साल में आप बहुत बढ़िया कर लेंगे, ऐसे संभावनाएं कम है। 10 साल, 15 साल का समय लगता है, जो एक बड़ा समय है। तो ऐसे समय में मेरा मानना यह है कि कुछ सरकारी सपोर्ट, कुछ बार एसोसिएशंस की तरफ से सपोर्ट, अभी बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि हाल ही में बार काउंसिल्स को ये निर्देश हुए हैं हाई कोर्ट्स की तरफ से कि वो जूनियर अधिवक्ताओं को मिनिमम स्टाइपेंड तय करने के बारे में कुछ दिशा निर्देश तय करें। यह और कहीं ना कहीं अच्छा कदम, हम अपने जूनियर अधिवक्ताओं कुछ बेसिक, कुछ मिनिमम देंगे, तब हम उनसे उम्मीद कर सकेंगे कि वो कुछ मूल्यों को बना रखें, मान्यताओं को कायम रखें और मेहनत और लगन से बिना स्वार्थ के इस प्रोफेशन को आगे बढ़ाएं। विधि व्यवस्था की दशा और दिशा पर आपके क्या विचार हैं? बहुत ही व्यापक प्रश्न आपने किया है, लेकिन अपने आप में बहुत रेलेवेंट है और महत्वपूर्ण भी है। देखिए, हमारा एक मूल सिद्धांत है कानून का कि कानून का अर्थ है रूल ऑफ लॉ। जो व्यवस्था है वो रूल ऑफ लॉ की होनी चाहिए, यानी लॉ का साम्राज्य होना चाहिए, कानून का साम्राज्य होना चाहिए, न कि किसी विशेष व्यक्ति का, न किसी विशेष अधिकारी का। तो
इसका इनडायरेक्टली कहने का अर्थ भी यह है कि अधिकारी तो होंगे, पदासीन लोग होंगे, वो दायित्व उठाएं, लेकिन वो अपने दायित्व विधि के अनुसार उठाएं, विधि का पालन करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करें, तो हमारी जो विधिक व्यवस्था है वो निश्चित रूप से सुधरेगी। आज की स्थिति जहां तक देखते हैं कि आम आदमी, मैं उसे भ्रम कहूं या विश्वास कहूं, जो भी है, उसका विश्वास विधि व्यवस्था से थोड़ा सा अलग होता जा रहा है। उसके लिए बहुत सी चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं, खासतौर से हमारे कार्यकारी क्षेत्र में। जिस तरीके से पुलिस का रवैया आम आदमी के साथ होता है, इसी तरीके से आप किसी दफ्तर में चले जाइए, अगर आपकी जान पहचान का कोई व्यक्ति नहीं है वहां, तो आप घूमते रहिए, कोई आपको सही राह भी दिखाने वाला नहीं है, और आप ठोकरें खाते रहेंगे, और अंत में कहीं ना कहीं आपको अपने मूल्यों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। अब जैसे अपने ही एग्जाम्पल हम ले लें, अभी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का बार काउंसिल ने छेड़ा है। अब उसके लिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी कि आप इतने कागज दीजिए, इतना फलाना चीज दीजिए, उस सबका वो वेरिफिकेशन करेंगे, और वहां पे वो कागजों के ढेर लगे हुए हैं। ठीक है, वो उसमें काम भी कर रहे हैं, लेकिन आज की तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए उन चीज़ों को अगर ऑनलाइन कर दिया गया होता, और ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर ली गई होती हर अधिवक्ता से, तो ये काम आसान भी होता और जल्दी होता। इसी तरीके से विधि में भी है कि अगर आप विधि की तरह काम करेंगे, विधि का पालन करते हुए करेंगे, और मुझे मालूम है कि ये काम होना है तो होगा, नहीं होना है तो नहीं होगा, तो स्वाभाविक है कि कम लोग इस तरीके की कदम उठाएंगे जो कि अनैतिक माने जाएंगे या गैर कानूनी कहेंगे। तो ये बड़ा आवश्यक है कि हम कानून को जानें, कानून का पालन करें, और फिर कानून को लागू करने की बात करें। वैसे अगर आप देखिए, जैसा कई बार आता है कि 4 करोड़ के करीब मुकदमे लंबित हैं, तो मुकदमे लंबित होना तो गलत है ही, क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है कि डिलेड डिनाइज जस्टिस। अगर आपको जस्टिस समय से नहीं मिली तो फिर क्या मिली, आपके लिए तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। लोग रिटायर हो जाते हैं, उनको बेनिफिट्स नहीं मिल पाते, और उनकी मृत्यु हो जाती है, तब भी नहीं तय हो पाता, तो उस व्यक्ति का क्या हुआ जिसने आपके यहाँ रिट फाइल की या दावा की। तो इन सब चीजों पे ध्यान थोड़ा सा समाज को, और विशेष रूप से कानून से जुड़े लोगों को देना चाहिए। और इस तरीके से काफी चीजें हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है, लेकिन बेसिक चीजें ये होनी चाहिए। एक नई मुहिम सी और शुरू की गई है जिसमें कानूनों के परिवर्तन की बात की गई है। देखिए, परिस्थितियां बदलती हैं, नेचर ऑफ क्राइम बदला है, आज एनवायरमेंटल क्राइम्स हैं, साइबर क्राइम्स हैं, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम्स हैं, तो निश्चित तौर पे कुछ नए अध्याय जुड़ेंगे और नए कानून बनेंगे, जिनसे इन जो परेशानियां हमारी इन फील्ड्स या अन्य फील्ड्स में आती हैं उनको हम टैकल कर सकें। लेकिन एक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से ही एक जो कॉमन लॉ का सिद्धांत है, यानी हम उस लॉ को का पालन कर रहे हैं अपने संविधान को मिलाकर, जो कि ब्रिटेन से शुरू हुई, उसको हम ओवरनाइट ऐसे नहीं बदल सकते। और उसके बाद हम क्या विकल्प लाना चाहते हैं, जब तक ये निश्चित ना हो जाए, तब तक अगर कोई प्रयास हम करते भी हैं तो वो अव्यवस्था ही क्रिएट करेगा। जबकि लॉ निश्चित होनी चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये गलत है, नैतिक, ये अवैधिक है, कार्य मेरा विधिक, तभी ये शिक्षा की जा सकती है कि हम या वो लॉ का पालन करें। जो अभी सरकार ने कुछ मामलों में धाराओं में परिवर्तन किए हैं, कुछ चीजों में परिवर्तन किए हैं, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुख्य तौर पे हमारे यहाँ जो दंडिक प्रक्रिया है, और विशेष रूप से क्रिमिनल लॉ के प्रोसीजर और पिनल कोड जो हमारा था, उसमें परिवर्तन किए गए।
यद्यपि मेरी ये फील्ड नहीं है, मैं सिविल लॉयर हूँ, लेकिन इसके साथ-साथ जो चर्चा होती है उसको देखते हैं, समझते हैं। तो एक तो अधिकांश लोगों का मानना ये है कि 90% 80% तो वही पुरानी चीज़ें हैं, उनको एक जगह से हटा के दूसरी जगह कर दिया गया। दूसरा, कई लोगों का मानना ये है कि कुछ प्राविधान ऐसे इसमें ज़्यादा इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसमें वास्तव में कानून का राज ना होके एक पुलिस राज होने की संभावना ज़्यादा बढ़ती है। तो अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से वो समाज के हित में नहीं होगा। उन पे विचार करना चाहिए, उन पे गौर करना चाहिए और उन्हें जल्दी से जल्दी समाज को फ्रेंडली बनाते हुए परिवर्तन लाने चाहिए। हालाँकि ये भी है कि ऑलरेडी चैलेंज किए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट वगैरह में और बहुत से प्राविधानों को अलग से भी चैलेंज किया जा सकता है कि वो हमारे संविधान के अनुकूल हैं या नहीं, या हमारी जो कानून की मूल आत्मा है उसके अनुकूल हैं या नहीं, या वो आदमी पे किस तरीके का प्रभाव डालेंगे। यदि वो अनुचित है तो हमारे कोर्ट्स उसमें इंटरफियर कर सकते हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया मैं यही कहूँगा कि सरकार ने जब ये कानून बनाए हैं तो जनता की भलाई के लिए बनाए होंगे और इसके पीछे निहित जो संदेश है वो जनता की भलाई का ही होना चाहिए। ये अभी समय बताएगा। और इस वक्त तो ऐसी परिस्थिति आ गई है कि पुराने मुकदमे पुराने कोर्ट से चलेंगे, नए अभी नए से चलेंगे और पुरानों का मतलब कम से कम और 10-20 साल। तो 10-20 साल यही कन्फ्यूजन होता रहेगा, भ्रम बना रहेगा कि भाई ये इसमें चलेगा या उसमें चलेगा, धारा ये है या 102। तो ये परेशानियां आएंगी, लेकिन धीरे धीरे जब परेशानियां आती हैं तभी उनका हल निकाला जाता है और तभी हल निकलता है। तो इस विश्वास के साथ मैं समझता हूँ कि जो भी हुआ है अच्छा है और अगर कोई दिक्कत है तो उसका हल निकाला जाए। जीएनएल स्मार्ट न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आभारी हूँ मैं आपका, फिर से पुनः आभारी हूँ और बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आपने चर्चा की, ये अवसर मिला। यद्यपि ये भी है कि इसमें बहुत कुछ कहने को है, बहुत से लोग अपना अपना विचार रख सकते हैं जो भिन्न भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने अपने विचार में जो बातें थी और जो अचानक मेरे को दिमाग में आई वो मैंने आपके सामने रखी। आशा है आपका चैनल और अधिवक्ता समाज इससे थोड़ा लाभान्वित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ। आभार।